हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री, चैप्टर 3, जिसका नाम है आरंभिक नगर। सबसे पहले हम ये स्टोरी को पढ़ते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आए। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत, इसमें से एक का नाम है जसपाल और एक का नाम है हरप्रीत, अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। ये दोनों क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा? कुछ लोग एक जो खंडर सा घर था उसकी तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूथा घर कहा करते थे, यानी कि भूत का घर। तो उसकी तारीफ कर रहे थे कुछ लोग। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा। तो एक महिला ने दूसरी महिला से कहा कि क्या आपने ऐसी नक्काशी देखी है जैसी लकड़ी पर हो रखी है उस घर की? हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। वो आपस में बात कर रहे थे और उन्होंने बोला कि एक महिला ने बोला कि हमें उस जो घर को, जो खंडर है, मंत्री जी को एक लेटर लिखना चाहिए जिसमें उसकी वो देख रेख कर सके और उसकी मरम्मत पर भी ध्यान दिया जाए। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे, ये दोनों सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। इन दोनों को पता नहीं था कि वो क्या महत्व रखता है, तो आपस में सोचने लग गए कि वो खंडर जो है वो क्या महत्व रखता है। वो जो घर इन्होंने देखा था और बच्चे जिसे भूत का घर कहा करते थे। भूथा घर मतलब भूत का घर। अब पढ़ते हैं हम, ये तो स्टोरी आपने पढ़ ली। अब है हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। 150 साल पहले की बात है कि जब पंजाब के अंदर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, यानी कि रेलवे की पटरी बिछाई जा रही थी जिस पर रेल चलती है। तब क्या हुआ, उनको, उन इंजीनियरों को जो रेलवे की पटरी को बिछवा रहे थे, उनको क्या मिला? एक खंडर, उनको एक हड़प्पा स्थल मिला। ठीक है, हड़प्पा के समय का एक पूरा स्थल मिला उनको, जो आज के समय में जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है। कौन सा? हमें पता है जो एरिया पाकिस्तान पहले पूरा इंडिया में था, अब थोड़ा आधा पार्ट वहां चला गया पाकिस्तान में, आधा इंडिया में रह गया है, इसलिए वो बात कर रहे हैं पंजाब का कुछ हिस्सा कहाँ की साइड है? पाकिस्तान में, जहां पर वो हड़प्पा पूरा स्थल मिला है, जहां से अच्छी, पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। उन्होंने सोचा कि ये तो एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले आए। फिर उन्होंने क्या सोचा इंजीनियरों ने? ये हड़प्पा के खंडर जो थे वहां से क्या लिया? हजारों ईंटें उठाकर ले आए, उखाड़ कर ले आए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई थी फिर। ठीक है, तो हड़प्पा के खंडर से उन्होंने ईंटें निकाली और रेलवे लाइन बिछा दी। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। इससे क्या हो गया? जब उन्होंने निकाली खंडर से ईंटें रेलवे लाइन बिछाने के लिए, तो इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई हड़प्पा पूरा स्थल की। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। फिर 80 साल पहले की बात है कि पुरातत्वविद आपको पहले बताया था, पुरातत्वविद मतलब होते हैं जो खोजबीन करते हैं ऐसे पुराने खंडरों की, ऐसे पुराने स्थलों की, यानी कि जगहों की। तब पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। जब वो 80 साल पहले पुरातत्वविद खोज कर रहे थे, तब उनको पता चला जो ये खंडर मिला था
वो बहुत पुराना है, पुराने शहरों में से एक है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा की इमारतें कहा गया। तो जो भी पुरानी चीजें मिली उस समय में, उसको क्या बोला गया? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कितने साल पहले? 4700 साल पहले, लगभग 5000 साल पहले की बात है, जब ये शहर हुआ करते थे। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा, पुरानी पुराने इमारतों को तोड़ते हैं और नए नए भवन बना देते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ये आपको करना है। क्या आपको लगता है कि पुरानी जो इमारतें होती हैं उनको सुरक्षित रखना चाहिए? जैसे कि मुगलों की इमारतों को और सुल्तानों की इमारतों को, अंग्रेजों की इमारतों को सुरक्षित रखा गया है जहां पर आप घूमने जाते हो। इससे पढ़ने से पहले ये पढ़ते हैं, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। जो एरिया हैं, हड़प्पा स्थल कहाँ कहाँ मिले हैं आपको ध्यान रखना है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब में और सिंध प्रांतों में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। कैसी अनोखी वस्तुएं? जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि, ये सब मिला है उनको जब वो खोजबीन कर रहे थे। इन नगरों की क्या विशेषता थी? अभी पढ़ते हैं, इन नगरों की क्या खासियत थी, क्या विशेषता थी। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। दो या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित यानी कि बांटा गया था। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। यह आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इस इलाके में था। ये बात ध्यान रखनी है। जो छोटा हिस्सा होता था उसे ऊंचाई पे बनाया जाता था, और जो बड़ा हिस्सा होता था उसे निचाई पे बनाया जाता था, यानी कि नीचे के हिस्से पर। और ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने दुर्ग बोला, नगर दुर्ग, और निचले वाले स्थान को बोला उन्होंने निचला नगर। ठीक है, ये एग्जाम में भी आता है कि नगर दुर्ग या निचला नगर के बारे में बताओ, तो आपको यही लिखना है यहां से लेकर यहां तक। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। जो दोनों हिस्सों की चार दीवारियां, चाहे वो निचला नगर हो या नगर दुर्ग हो, किससे बनाई जाती थी? पक्की पक्की ईंटों से। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। इतनी मजबूत थी वो दीवारें कि आज तक वो खड़ी रही हैं दीवारें, हजारों साल हो गए हैं उनको। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। इतने अच्छे से उसको चिनाई करते थे वो कि वो बहुत साल तक टिकी रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में क्या बना रखा था? खास तालाब, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानगार कहा है। अगर एग्जाम में महान स्नानगार किसे कहते थे, तो जो मोहनजोदाड़ो में जो तालाब बनाया गया था उसे महान स्नानगार कहा जाता था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। किस किस का इस्तेमाल किया गया था? ईंट का और प्लास्टर का। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। और इसमें क्या हुआ था? पानी का रिसाव यानी कि पानी वहां से ना निकले, तो जिसमें पानी भरा गया है तो क्या कराया था? प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत को
परत चढ़ा दी जाती थी। इस सरोवर में दो तरह से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, दोनों तरफ से उतर सकते थे सीढ़ियों से, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। चारों ओर क्या बनाए गए थे? कमरे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। अब जो तालाब में पानी कहाँ से भरा जाता था? जो महान स्नानगार होता था, उसमें पानी किससे भरा जाता था? कुएं से, कुएं से निकालकर। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। जब नहा लिया जाता था या जब उपयोग कर लिया जाता था, तब वहां से महान स्नानगार से पानी निकाल लिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। यहाँ पर जो विशेष नागरिक थे, मेन लोग थे, वो ही स्नान करा करते थे महान स्नानगार में। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। यहां आप देख सकते हो कि कालीबंगा कहां पर है और लोथल कहां पर है। यह है कालीबंगा और लोथल कहां पर है? लोथल यहां पर है। ठीक है, यहां पर क्या मिले हैं? अग्निकुंड, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ का मतलब होता है पूजा पाठ जैसी चीजें यहाँ की जाती थी कालीबंगा में और लोथल में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कहाँ कहाँ भंडार गृह मिले हैं? भंडार गृह का मतलब जहां पर सामानों को इकट्ठा किया जाता था। हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में और लोथल में, उनके कुछ नगरों में। तो मोहनजोदड़ो ये रहा, लोथल ये रहा। तो यहाँ क्या मिले हैं? बड़े बड़े भंडार गृह, जहां पर सामान रखे जाते थे बहुत ज्यादा। ठीक है, इकट्ठा करा जाता था, स्टोर किया जाता था। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, जो आपने यहाँ पढ़ा था महान स्नानगार के बारे में, उसकी विशेषताएं। तो यहाँ देख सकते हो आप, महान स्नानगार ऐसा हुआ करता था। ठीक है, फिर है भवन, नाले और सड़कें। इन नग इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। कैसे होते थे? एक दो मंजिल के घर बनाए जाते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बना दिए जाते थे। घर के आंगन बनाया जाता था, चारों तरफ कमरे बना दिए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और अलग अलग, ज्यादातर घरों में क्या होता था? अलग स्नान घर, यानी कि नहाने की जगह होती थी अलग अलग। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, कुछ कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा। और अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जैसा अभी भी होता है। जो घरों की नालियां होती है, किससे जोड़ देते हैं? बड़े बड़े नालों से जोड़ देते हैं, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। नालों के ढके होने की वजह से क्या बनाते थे? मेन हॉल बना दिया जाता था, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सकती थी। वहां से उनकी सफाई की जाती थी। कहां से? मेन हॉल से। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था, यानी कि घरों का निर्माण, नालों का निर्माण, सड़कों का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। ये आपको खुद करना है, जो भी आपने पढ़ा है उसके बेस पर। फिर यह है नगरीय जीवन कैसा था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये यहाँ के शासक ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को बेचकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। ये भी माना जा सकता है जो शासक जो होते थे यहाँ के, लोगों को बेचकर क्या मंगाते थे? धातु, बहुमूल्य पत्थर, यानी कि कीमती पत्थरों को मंगाते थे, अन्य उपयोगी चीजें जो उनके काम आ सके। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते थे, और
शासक क्या करते होंगे, सोने चांदी की चीजें और कीमती चीजों को अपने पास रखा करते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते ही थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। क्या लिपिक क्या काम करा करते थे, मोहरों पर लिखते थे और अन्य चीजों पर भी वो लिखा करते थे। फिर है, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। और यह भी माना जाता है कि शिल्पकार जैसे मूर्ति बनाने वाला ऐसे स्त्री पुरुष भी रहा करते होंगे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल में तरह तरह की चीजें बनाते थे होंगे। अपने घरों पर भी बनाते होंगे, वो कारीगरी करते होंगे अपने घरों पर। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो ये सारी चीजें कब की है, 5000 साल पहले की। जैसा कि बुक में लिखा है 4700 साल पहले, 4700 साल पहले की बात यहां पर करी जा रही है। ठीक है। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ, ये खुद कर सकते हैं आप। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे, तो ये भी बना कर सकते हो आप खुद से। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला है। ठीक है, ये जो है एक तो सड़क है और नाला भी दिखाया गया है। ऊपर एक कुआं, बाई और नीचे हड़प्पाई की एक मोहर है। ये क्या है, एक कुआं है, यहाँ देख लेते हैं। एक मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। ये जो मोहर है इस पे खास लिपि में चिन्ह बना रखे हैं। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है, यह अभी तक नहीं समझ पाए हैं। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं और ये भी खिलौने हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे 5000 साल पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, हड़प्पा के नगरों से कौन सी चीजें प्राप्त हुई उनके बारे में पढ़ेंगे। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। जो भी उनको चीजें मिली है किससे बनी हुई मिली है, पत्थरों से बनी है, शंख से, तांबे, कांसे, सोने चांदी से बनाई गई चीजें उनको मिली है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, तो तांबे और कांसे से क्या बनाए जाते थे, औजार, हथियार, गहने, बर्तन। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। गोल्ड और सिल्वर से क्या बनाते थे, जो कि अभी भी बनते हैं, गहने। और बर्तन तो चांदी के बर्तन हुआ करते थे, गोल्ड के भी हो सकते हैं वैसे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। तो पहले ये देख लेते हैं। ऊपर पत्थर, ये तो आपको समझ आ गया होगा। ऊपर पत्थर के बाट देखो, ये जो पत्थर के बाट है, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। इनको किस लिए बनाया गया होगा, ताकि बहुमूल्य चीजों को तोला जा सके। मध्य में यानी कि बीच में देखो, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर तराश कर बन के बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। ये चीज बनाई गई है। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक ये बनाए गए मध्य में, बीच में। नीचे के कढ़ाईदार वस्त्र हैं। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाए गए हैं। ये कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए उसको दिखाया गया है, ऐसे वस्त्र हुआ करते थे।
हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं, जैसा कि पृष्ठ 27 पे दिखाया गया है। पत्थर की मोहरें बनाया करते थे, ये देख सकते हो आप। हड़प्पा के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। पेज नंबर 6 पे देख सकते हो आप अपनी बुक के। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? चैप्टर 2 के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में चेक करके। क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? उसमें आप देख सकते हैं सेकंड चैप्टर को, आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं अभी चैप्टर 2 को। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कहां पर कपास की खेती होती थी? मेहरगढ़ में। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं, यानी कि उनके सबूत मिले हैं एक तरीके से। चांदी के फूलदान तक मिले हैं, यानी कि जिसमें फूल लगाए जाते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं। कुछ तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए भी मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी टकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। तो ये सारी चीजें मिली हैं उस समय की। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहर पर पच्चीकारी करना आदि। तो कई बार एग्जाम में ये भी आ सकता है, विशेषज्ञ किसे कहते हैं? तो आपको क्या लिखना है? विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, यानी कि किसी चीज को बनाने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना, तो इसको ही विशेषज्ञ कहते हैं। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि विशेषज्ञ ने ही बनाई होगी बिल्कुल क्लियर मूर्ति। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। तो इनको ये नहीं पता चला है कि पुरुष भी बनाते थे या महिलाएं भी। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही काम में दक्ष थे। हो सकता है औरतें भी बनाती हो 5000 साल पहले मूर्तियां और आदमी भी दोनों ही बनाते हो। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा फेंस क्या होता है। फेंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तु बनाई जाती है। तो फेंस किसे कहते हैं? जो बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण करके उसको गोंद में मिलाकर वस्तु जिससे बनाई जाती है, उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत बनाई जाती है। इन चिकनी परत के रंग प्राय नीले होते हैं और हल्के समुद्री हरे होते हैं। ठीक है, तो फेंस इन्हें ही कहते हैं जो बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण से बनाया जाता है गोंद में मिलाकर। फेंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो क्या बनाए जाते थे? मनके, चूड़ियां, बाले, छोटे बर्तन। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है। तो कच्चा माल एग्जाम में अगर आता है, कच्चा माल किसे कहते हैं? तो कच्चा माल उसे कहते हैं, आपको हिस्ट्री में आता तो ऐसे लिखना है, प्राकृतिक रूप से मिलने वाली चीजें। जैसे कि आपने पेड़ है, पेड़ को काट दिया किसके लिए? चेयर बनाने के लिए, कुर्सियां बनाने के लिए, तो वो क्या होगा? कच्चा माल।
या आपने कच्चा माल उसे या तो किसानों ने कोई फसल उगाई है, माना भिंडी उगा दी या आलू उगा दिया, तो वो कौन सा है, कच्चा माल है, क्योंकि अभी तक वो पका नहीं है। ठीक है, तो समझ गए होगा कच्चा माल किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। या तो आप ये मान सकते हो किसानों ने जो कपास को उगाया वो कच्चा माल है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था, वो चीज जिसको यूज में करोगे आप। कच्चा माल तो वो भी होता है, जैसे कि दूध से आप पनीर बना रहे हो, वो भी कच्चे माल का यूज करा आपने, दूध का पनीर बना दिया, तो ये चीज भी होती है। लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पदार्थों जैसे पदार्थों का भी दूर दूर से आयात करते थे। पर क्या होता था, तांबा, लोहा, सोना, चांदी को, बहुमूल्य पत्थर को कहां से खरीदते थे, दूर दूर से वो आयात करते थे वो। फिर है हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यह माना जाता है जो तांबा होता था कहां से लाया जाता था, राजस्थान से। यहां तक कि पश्चिमी एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। राजस्थान से तो लाते ही थे, खरीदते ही थे, और ओमान से भी, पश्चिमी एशियाई देश है ओमान, वहां से भी तांबा लिया जाता था, आयात किया जाता था। आयात का मतलब खरीदना। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यह आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं जो जो मैं बता रहा हूं। तो कांसे का यूज कहां से होता था, कांसा बनाने के लिए तांबे का यूज, तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन, टीन का आयात कहां से होता था, ईरान से, अफगानिस्तान से। ठीक है, सोने का आयात कहां से होता था, कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर का गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर है। ये खिलौना है, इस तरीके से ले जाया जाता होगा। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते होंगे। पिछले अध्याय में क्या तुमने पहले पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में इनके बारे में। फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आपको ये भी समझ आए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके के खिलौने होते थे, इस तरीके के मोहरे होती थी। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। नगर के अलावा कहाँ रहते थे, गांव में भी। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे, अनाज भी उगाते थे और जानवर भी पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। किसान और चरवाहे ही क्या करते थे, शहरों में शहर वालों को क्या देते थे, शहर में रहने वाले शासकों को, जो जो राजा है या लेखक है या दस्तकार है, उनको खाने पीने का सामान वो ही देते थे। जैसा आज के समय में भी होता है, किसान पूरे देश को खाना खिलाता है, यानी खाना प्रोडक्शन करता है, खाने का उत्पादन करता है पूरे शहर के लोगों के लिए। तो ऐसा 5000 साल पहले भी होता था। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो पौधों के अवशेष जो मिले हैं, पौधों के जो सबूत मिले हैं, उससे क्या पता चलता है, हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों को उगाया करते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। उस समय में हल का जब प्रयोग होता था तो वो नई बात थी, कृषि के लिए जब हल का यूज किया जाता था। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वो प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। अब वो बच ही नहीं पाए क्योंकि वो लकड़ी से बने थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। पानी का संचय किया जाता होगा, पानी इकट्ठा किया जाता था, जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई भी की जाती थी। इस तरीके के हल हुआ करते थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे।
और हड़प्पा के लोग क्या पाला करते थे? भैंस, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां। बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता होगा। तो तालाब, चारागाह भी होते थे, फिर वो चले जाते थे मवेशी अपने भेड़ बकरियों को लेकर चराने दूर दूर तक। वे बेर जैसे फलों का इकट्ठा करते थे, बेर जैसे फलों को क्या करते थे? इकट्ठा। मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। फिर है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। ठीक है, धोलावीरा नगर कहाँ था? कच्छ के इलाके खदीर बेत किनारे पर। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ भी थी वहां की। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। धोलावीरा नगर को तीन भागों में बांट दिया गया था। इसके हर हिस्से के चारों पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों और पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे, पर क्या मिला है? अभिलेखों को लकड़ी में जड़ा गया देखा गया वहां पर। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो लोथल कहां बसा था? जहां पर कच्चा माल आसानी से मिल जाया करता था। यह पत्थरों, शंख और धातु से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, इन नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी भी मिले हैं। जैसे गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मोहरबंदी का मतलब होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। लोथल का बंदरगाह है ये, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया जाता होगा। तो यहाँ पर क्या करा जाता होगा? माल को चढ़ाया जाता होगा, जो भी आता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है। मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण, तैयार मनके भी यहाँ पर मिले हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर मिली है। मुद्रांकन का मतलब होता है छपाई, मोहरबंदी का मतलब भी वही होता है। तो मोहरा का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी ताकि उसे अगर कोई खोले तो पता चल जाए। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तब तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। अगर टूटी होती थी तो पता चल जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम भी हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लग गए। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ये सारी चीजें हो गई थी हड़प्पा सभ्यता जब खत्म हो रहा था। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्यों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। कुछ कहते हैं कि नदियां सूख गई, कुछ कहते हैं जंगल का विनाश हो गया, कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन कुछ कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे होगा। तो मतलब कोई क्लियर नहीं है
कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा कि बाढ़ और नदी जब सूखी होगी तो नगरों का पर तो असर पड़ा ही होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। तो सारा बर्बाद हो गया था बाद में नदियों को सूखने की वजह से या और भी कारण जो हमने ऊपर पढ़े हैं। इनके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में आप 5th और 8th चैप्टर में पढ़ेंगे। ये थोड़ा अन्यत्र है, या आप खुद पढ़ सकते हैं इसको। या आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और जॉन एकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें।